तो आज की सबसे बड़ी खबर, वो खबर यही है कि अमेरिका में भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। इसमें 25% टैरिफ को अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का हिस्सा बताया है, जबकि बाकी के 25% टैरिफ को पेनल्टी घोषित किया है। पेनल्टी का मतलब यह है कि भारत ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, इसलिए अमेरिका ने हम पर अतिरिक्त 25% टैरिफ और लगा दिया। अब देखिए, इस टैरिफ को हर कोई अपने चश्मे से देख रहा है और इसका विश्लेषण भी कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि इस 50% टैरिफ में भारत का ढेर सारा साहस दिखता है। यह टैरिफ इस बात का सबूत है कि भारत ने अमेरिका की शर्तों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया। किसी के कहने पर रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया हमने, और टैरिफ को टालने के लिए हमने अमेरिका के साथ ऐसी कोई ट्रेड डील नहीं की जिससे हमारे किसानों को, हमारे डेयरी उद्योग को नुकसान हो। यह बात सही है कि भारत ने टैरिफ के खिलाफ काफी मुश्किल राह चुनी है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि इस राह को राष्ट्रहित में चुना गया है। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत के सामानों पर टैरिफ लगाया गया है। यह टैरिफ इस देश के 145 करोड़ लोगों पर भी लगा है जो मिलकर इसे भारत बनाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ बताया था, लेकिन आज हम अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि वो भारत देश है ये जो अपने फैसलों पर डट कर खड़े रहना जानता है, और हम हार मानने वालों में से हैं ही नहीं। हमने तो उन अंग्रेजों से भी हार नहीं मानी थी जो ये सोचते थे कि वो हमेशा हम पर राज करेंगे, लेकिन 200 सालों के अत्याचारों के बाद अंग्रेजों को भी ये देश छोड़कर जाना पड़ा था। और दुनिया ने देखा था कि भारत के लोगों की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, और इस बार भी वही इच्छा शक्ति हमें फिर से दिखानी होगी। हमारी सरकार को भी ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे ये टैरिफ भारत के लोगों की आजीविका पर, उनकी जीवनी पर कम से कम असर डाले। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहती हूं कि इस वक्त अमेरिका के जो बाजार है वहां पर सबसे ज्यादा क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जब आप बड़ी तस्वीर को इस मामले में समझेंगे तो ये ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखिए तो ये तमाम देश है। ट्रंप का जो टैरिफ है 35% कनाडा पर है, 39% स्विट्जरलैंड है। जिन देशों से उसे किसी ना किसी तरीके से सीधा मुकाबला मिलता है, जिन देशों पर उसने सबसे ज्यादा लगाया है, उनमें दो ही देश है, एक ब्राजील 50% और एक भारत 50%। बाकी जितने भी देश हैं, सीरिया पर उसने जरूर 41% लगाया, इराक पे 35% लगाया है, लेकिन आजकल जो ट्रंप के बड़े पसंदीदा हैं आसिम मुनीर, उसके पाकिस्तान पर 19%, चीन पर चाइना 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 करते हुए थकते नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, उस चीन पर 30% लगाया है। अमेरिका के बाजारों में सबसे ज्यादा टैरिफ उसने वाकई भारत और ब्राजील पर ही लगाया है। पूरी दुनिया में भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा ये टैक्स है, और सीरिया पर 41%, म्यांमार पर 40%, ये आप कह सकते हैं दूसरे तीसरे नंबर पर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, जहां पर उसने 39% लगाया है, यहां पर आपको दिख रहा है। कुल मिलाकर इन तमाम देशों को देख लीजिए। सर्बिया पर भी 35% है, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर सब मतलब उससे भी कम 30% है, मेक्सिको पर 25%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20%, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कंबोडिया पर 1% और कम। मुनीर आकर लंच जो करता है साथ में, तो एक और उसको फायदा 19% कर दिया है। अब देखिए, ट्रंप का टैरिफ भारत पर अगर आप देखिए तो कुल टैरिफ जो है वो 50% हो गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 25% है, कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ जब वो लगा रहा है ये कहकर कि भाई रशिया से तेल खरीद लो, ये वो 25% उसने ऐड किया है। तो भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि इन दोनों देशों को कंट्री स्पेसिफिक की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में वो देश हैं जिन पर सजा के तौर पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। जैसे भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ तो 25% है, लेकिन अब हम उसको चूंकि हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो ये बताकर वो 25% टैरिफ और लगा रहा है। इसी तरह ब्राजील, जहां पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने ट्रंप की आलोचना की है और अमेरिका के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया, इसीलिए ब्राजील पर लगा दिया 40% और अतिरिक्त टैरिफ। अब इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किलों में फंसेंगे। अब ये देखिए, जब आप अलग अलग तरीके से इसे देखें, ये अतिरिक्त टैरिफ स्थायी नहीं है, और कई लोग ये मान रहे हैं कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ उसने लगाया है, इस पर किसी न किसी वक्त
डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले सकते हैं। जिस दिन अमेरिका और भारत के बीच कोई सहमति बनी तो ये टैरिफ 50% से सीधा 25% पर जरूर पहुंच सकता है। और अगर भारत की अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो जाती है तो ये टैरिफ 20% या उससे भी कम हो सकता है। आप इसे वियतनाम के उदाहरण से समझिए, जिस पर अप्रैल में कितना लगाया था 46% और अब उस पर कितना है 20%। अब अमेरिका ने इसे घटाकर 20% कर दिया है। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब हमारे देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए इन सामानों पर 50% टैरिफ ही लागू रहेगा। ये बदल भी सकता है और ये बात भारत के पूर्व विदेश सचिव और मौजूदा राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी कही है और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेट ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। सुनिए। Hopeful that we will find a way to conclude a satisfactory, mutually beneficial free trade agreement with the United States early rather than late, and that would certainly take us to the next step of the visit of President Trump to India. तो कई लोग ये मान रहे हैं कि एक अग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत अचरज की बात नहीं होगी कि जिस हैरानी के साथ ये टैरिफ इतना 50% पर पहुंचा दिया है ट्रंप ने, उसी तरीके से वापस भी इसे ले लिया जाए जैसा कई देशों में ट्रंप कर चुके हैं। इन बयानों के बावजूद यहां यह बात भी मायने रखती है कि ये टैरिफ कितने वक्त तक लागू रहेगा। अगर ये लंबे समय तक लागू रहता है तो इसमें यह आशंका रहेगी कि भारत का सामान दूसरे देशों के सामानों से रिप्लेस ना हो जाए और ऐसी स्थिति में अगर भविष्य में टैरिफ कम भी हुआ तब भी हमारे लिए अमेरिका के बाजार में वापसी करना एक चैलेंज रहेगा। लेकिन यह भी याद रखिए कि भारत अभी से वैकल्पिक बाजार भी ढूंढ रहा है। तमाम देशों में अभी से ही जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो ये कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन तमाम देशों में वो जाए और वहां पर एक वैकल्पिक बाजार अभी से ढूंढने की कोशिश है। अब देखिए, जिन 5 सेक्टर्स या उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है उनमें पहले नंबर पर है कपड़ा उद्योग, जो हम आपको बता रहे हैं भारत अपने कुल निर्यात का 28% जो है वो कपड़े का निर्यात वो यूएस को करता है, सिर्फ अमेरिका को भेजता है 28%, जिस पर पहले 10% टैरिफ लगता था जो आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन अब ये टैरिफ हो गया है 62%। कितने लोगों को काम देता है ये उद्योग? लगभग 4.5 करोड़ लोगों को ये उद्योग जो है वो उनको नौकरी देता है। सारे लोगों के रोजगार पर अचानक से असर नहीं होगा, वैकल्पिक बाजार ढूंढे जा रहे हैं। अगला जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इसमें 31% हीरा, सोना, चांदी, प्लैटिनम के गहने अकेले अमेरिका को हम भेजते हैं। कपड़े में 28% हम भेजते हैं अमेरिका को और जेम्स ज्वेलरी में 31% हम भेजते हैं। पहले सिर्फ 2% लगता था टैरिफ, अब हो गया है ये 52.1%। और कितने लोगों को यहां पर काम है? तो लगभग 50 लाख को। अगले पर आ जाइए, फूड एंड बेवरेज सेक्टर में भी भारत अपने कुल निर्यात का 11% खाने पीने का जो सामान है वो अमेरिका है, लेकिन उससे पहले भारत का जो ऑर्गेनिक केमिकल उद्योग है वो आ गया है। ये ग्राफिक्स आपको जल्दी से दिखा देते हैं। इसमें हम कितना 14% सिर्फ अमेरिका को देते हैं। 20 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं और 4% जो पहले था वो अब 54% हो गया है। अब अगला जो है जल्दी से फूड वाला दिखा देते हैं, भारत का खाद्य और पेय पदार्थ, जिसमें हम 11% अमेरिका को बेचते हैं, कुल 100% में से 11%। और कितने लोग? 80 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। पहले टैरिफ 0 था, अब 50% हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए हर सेक्टर में, फर्नीचर का सेक्टर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फर्नीचर में हम अपना 37% बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका को। 48 लाख जुड़े हुए हैं, 23% पहले थे और अब 52.3% हो गए। माफ कीजिएगा, 2.3% है। 2.3% पहले था, अब 52.3% हो चुका है। अगला स्टील एल्यूमिनियम का भी, क्योंकि ये जो हैवी मेटल्स है, भारत का स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर उद्योग, ये 16% हम बेचते हैं अमेरिका को, एक्सपोर्ट करते हैं। 55 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 1.7% है। अब ये पहले था और अब कितना हो गया? 51.7% ये हो चुका है। तो हर सेक्टर में कितना असर है। अब ये इसकी बहुत झींगे की बात बहुत हो रही है, जिसे श्रिम्प्स हम कहते हैं। झींगों का सबसे बड़ा मामला है क्योंकि झींगों में हम सबसे ज्यादा 32.4% भेजते हैं अमेरिका को। कितने लोग? 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं और पहले 0% था। सोचिए टैरिफ कितना विन विन सिचुएशन था, अब 50% टैरिफ कर दिया है।
भारत की दवाइयों, स्मार्टफोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की नई दरें लागू नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देखें तो भारत अमेरिका को 7,85,00,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है, जिसमें से 66% यानी 5,18,00,000 करोड़ रुपए का निर्यात 50% के दायरे में आ जाएगा और इसी निर्यात पर मार पड़ती हुई दिखाई देगी। भारत के चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि इस टैरिफ से देश में 10 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, जबकि टैरिफ कम होने से चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे देशों को फायदा मिल सकता है। जिन भारतीय कंपनियों को अमेरिका से सामान के ऑर्डर मिले हुए हैं वो भी रद्द हो सकते हैं और रद्द होने पर इन कंपनियों की फैक्ट्रियों के कारखानों में काम ठप हो सकता है और इस वजह से ये चैलेंज बना हुआ है। व्यापारियों पर बोझ बढ़ेगा, नौकरियां अगर जाती हैं तो ये एक चैलेंज रहेगा और इसी के साथ साथ तमाम जो चैलेंजेस है वो आप देख ही रहे हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं इस पूरी कहानी में। देखिए, टैरिफ का ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत कुछ बातों के लिए तैयारी भी कर रहा है। देखिए, इस बात को सरकार भी समझ रही है और इसीलिए उसने ये रणनीति बनाई है कि टैरिफ बढ़ने से जिन सामानों की मांग अमेरिका के बाजार में कम हो जाएगी, मान लीजिए हमारे कपड़े अब वहां महंगे हो जाएंगे तो शायद लोग ना खरीदें, वहां पर महंगाई जरूर बढ़ेगी, उनके लिए वो कपड़े महंगे जरूर हो जाएंगे, लेकिन फिर वो सस्ते ऑप्शंस खोजेंगे। जिन देशों में कम टैरिफ है वहां के कपड़े सस्ते पड़ेंगे, तो अगर वो नहीं खरीदते हैं, वहां डिमांड कम हो जाएगी। उन सामानों के निर्यात के लिए दूसरे देशों के बाजार हमें खोजने होंगे, हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। जैसे भारत के कपड़ों पर 50% टैरिफ लग गया, अमेरिका के बाजारों में मांग कम हो सकती है। इसी वजह से आज भारत ने तय किया है कि वो ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और मेक्सिको जैसे कुल 40 ऐसे देश हैं जिनमें एक खास अभियान चलाएगा और यहां पर कोशिश करेगा कि जो हमारे कपड़े हैं, जो हम व्यापार करके एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, वो कपड़ों को यहां पर खपाया जा सके, यहां पर बेचा जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके और अमेरिकी टैरिफ के असर को भी कम से कम किया जा सके। अगर आंकड़ों से इसे समझे तो यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। अब तक भारत ने अपने निर्यात को काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर बनाकर रखा है, लेकिन अब देखिए, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में भारत अमेरिका को 28% निर्यात करता है, लेकिन पूरी दुनिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 6 से 7% हुआ करती थी। जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत अमेरिका को 31% का निर्यात करता था, लेकिन पूरी दुनिया के बाजार में हमारा कितना 4.3%, 4.3% हिस्सेदारी थी। ऑर्गेनिक केमिकल्स में हम अमेरिका को बेचते हैं 14% निर्यात करते थे, लेकिन इसी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिकल्स के बाजार में हमारी हिस्सेदारी 2.5%, 2.5%। फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेसेस के उद्योग में हम अमेरिका को 37% का निर्यात करते हैं, लेकिन यहां भी पूरी दुनिया के बाजार में हमारी हिस्सेदारी 3.3% ही है। और गाड़ियों और उसके स्पेयर पार्ट्स में हम अमेरिका को 12% का निर्यात करते हैं, लेकिन यहां भी पूरी दुनिया के बाजार में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अब तक हमने इन सभी सेक्टर्स में निर्यात के लिए मुख्य रूप से अमेरिका के बाजार को चुना, लेकिन अब अगर हम चाहें तो हम दुनिया के बाकी देशों में इन्हीं सामानों का निर्यात बढ़ा सकते हैं और डाइवर्सिफाई करें और अमेरिका पर जो अपनी निर्भरता है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। If you want to know how we look at the tariffs, we feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair. Because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries. But the tariffs have been selectively imposed on us. So that's why I say they are unreasonable, unjustified, and unfair. But our economy is strong enough. Our government will protect the interests of our country. And we will continue to look at markets for all resources because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. Yes, economically इसका impact होगा देश के अंदर। At the same time, yes, सरकार कोशिश कर रही है और इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि नई एक्सपोर्ट मार्केट्स खोली जाएं, ढूंढी जाएं, परंतु एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी शुरू नहीं हो पाते और ये काफ़ी बड़ा मात्रा है। 50% टैरिफ मीन्स कि हमारे करीब 30-40 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट रुक जाएंगे अमेरिका में। तो 30-40 बिलियन डॉलर की मार्केट्स नई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बहुत समय भी लगता है, पर भारत करेगा। देश के अंदर हम अपना क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें,
जहाँ तक रही बात नौकरियों की, नौकरियां जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। ये हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को जो है हम मीट कर सकते हैं by doing all the reforms that we are already undertaking. I'm sure आगे चलते हुए इसमें जब यूनियन बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो तमाम रिफॉर्म्स के मेजर्स जो पहले भी बातचीत हुई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बातचीत हुई है जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उन सब चीज़ों पे और आगे जो है पॉजिटिव मेजर्स देखे जाएंगे जिससे कि जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत गोल है वो definitely we will be able to move on that very very positively and with very firm footing. अब देखिए, हमने एक्सपर्ट्स की बात आपको सुनाई, आपको इसी को समझना चाहिए। जो लोग इस पर राजनीति करने के लिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो लोग असल में हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं जिनसे वो ये समझ पाएंगे कि हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था टैरिफ के झटकों को सहने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और ये सारा डेटा, ये सारा इंफॉर्मेशन तमाम ऐसी एजेंसियों पर निर्भर करता है जिन्होंने अपनी तरफ से ठोक बजाकर पूरी जानकारी हासिल की है और जिनका विश्व में एक रुतबा माना जाता है। ये भी समझिए कि ये मामला ऐसा भी है कि जब जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको वो हर बार कोट करते हैं, वो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ही कह रही हैं कि भारत को बहुत बड़ा सेटबैक इससे नहीं लगेगा। इस वक्त भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खुद अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि टैरिफ का असर भारत की जीडीपी पर बहुत मामूली होगा। अमेरिका की कंपनी S&P ग्लोबल, जिसे भारत को 18 सालों बाद निवेश के सबसे भरोसेमंद देशों की सूची में डाल दिया है और ये कहा है कि टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को फिलहाल के लिए कोई जोखिम नहीं दिखता। भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों को भी पूरा भरोसा है। यूपीए के 10 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भारत को 26,20,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से 2024 के बीच 57.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका घरेलू बाजार। अमेरिका के मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2050 तक दुनिया की कुल खपत में भारत की हिस्सेदारी 16% हो जाएगी और इस मामले में सिर्फ उत्तरी अमेरिका के देश हमसे आगे होंगे। कुल खपत में इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने के कारण भारत और उसके बाजार को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तीसरा, जीएसटी कलेक्शन में इजाफा होने से सरकार का खजाना बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 22,08,000 करोड़ रुपए रहा और इसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.4% की वृद्धि हुई है। यह बताता है कि घरेलू फ्रंट पर भारत की अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन इस वक्त कर रही है। इसके अलावा हमारे देश में महंगाई भी काबू में है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 1.55% के स्तर पर आ चुकी है, देखिए गिरावट के साथ, और यह 8 साल का अब तक का सबसे निचला स्तर है। ऊपर से हमने स्वदेशी सामानों को अपनाना शुरू कर दिया है और अपनी खपत में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामानों को जगह देने की बात कही है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का लंबे समय में कई फायदे हो सकते हैं और हम एक तीर से 2 निशाने साध सकते हैं। स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल से अमेरिका के टैरिफ का असर ना के बराबर रह जाएगा और चीन के सामान पर हमारी जो निर्भरता है वो भी घट जाएगी। और इसीलिए हमने कल भी आपको एक हैशटैग दिया था, जो हैशटैग स्वदेशी बोर्ड, और आज हम आपसे फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप भारत में बने सामान बेच रहे हैं, अपनी दुकान के बाहर स्वदेशी सामानों का एक बोर्ड जरूर लगाएं और उसकी तस्वीर या वीडियो खींचकर हमें भेजें और इस तस्वीर और वीडियो को हम अपने इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो बुरा है,
बल्कि वो होता है जो भला बनने का ढोंग करता है, और ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठती है। ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद ये रिश्ते सुधर जाएं और कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस ले लें ये जो अतिरिक्त 25% उन्होंने टैरिफ लगाया है। लेकिन जो आज की सच्चाई है वो भारत को सोचने पर मजबूर करती है। राष्ट्रपति ट्रंप आजकल सुबह शाम सिर्फ भला बनने का ढोंग करते हैं, खुद को शांति दूत बताते हैं, कहते हैं कि मैंने तो दुनिया में इतने सारे युद्ध रुकवाए, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है वो ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा चलकर दिखाती हूँ। ये जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं ये बहुत ज्यादा पुरानी तस्वीरें नहीं है, इसी महीने की 15 तारीख की ये तस्वीरें हैं। ट्रंप टेल्स ज़ेलेंस्की दैट पुतिन वांट्स मोर ऑफ यूक्रेन, अर्जेस कीव मेक अ डील। ये देखिए तस्वीरें, अलास्का की तस्वीरें हैं। जब पुतिन से मुलाकात हो रही थी इसी महीने 15 तारीख की, शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी अलास्का में। उस दिन पूरा पश्चिमी मीडिया ये बता रहा था कि इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए क्या चर्चा हुई। ये देखिए उस दिन कैसी कैसी हेडलाइंस जारी ली गई थी। Trump tells Zelensky that Putin wants more of Ukraine, urges Kyiv make a deal. Trump greets Putin with warm smiles and handshakes as they discuss peace in Ukraine. मतलब हर जगह भाई आ गए हैं शांति दूत। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स परस्यूट ऑफ पीस, मतलब पीस पीस पीस, मतलब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पीस के सबसे बड़े पेसमेकर हो गए। लेकिन हो क्या रहा था अंदर खाने, जब आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब इन सारी हेडलाइंस को पढ़कर दुनिया ने क्या सोचा? ये सोचा कि वाकई में ये मुलाकात युद्ध के सिलसिले में है, ट्रंप युद्ध रुकवाने वाले हैं, पूरे यूक्रेन को वो बचा लेंगे इस दंश से। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया खुद ये बता रहा है कि इस मुलाकात में रशिया के साथ एक ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें अमेरिका रशिया से ये कह रहा था कि वो रशिया से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदने के लिए एक सौदा करना चाहता है। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि अलास्का में शांति वार्ता के दौरान अमेरिका और रशिया के बीच कुछ ऊर्जा समझौतों पर भी चर्चा हुई थी और इसमें अमेरिका रशिया पर लगी कई पाबंदियों को हटाने के लिए भी तैयार हो गया था। जी हां, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के नाम पर हम पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, वो खुद तेल और ऊर्जा के लिए डील कर रहे थे पुतिन से। पूरा मुखौटा खुद ही उतर जाता है और ट्रंप खुद ही ट्रंप की पोल खोल देते हैं। इस लेख में जिस एक्सॉन मोबिल नाम की कंपनी की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए, जिस एक्सॉन मोबिल नाम की कंपनी की बात हो रही है इस लेख में, वो अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी है एक्सॉन मोबिल। कुल अगर आप देखिए तो कुछ साल पहले तक ये अमेरिकी कंपनी सरकार की सहमति से रशिया के एक प्रोजेक्ट में काम करती थी जिसे सैखलिन 1 कहते हैं। पूरा प्रोजेक्ट का नाम है सैखलिन 1। इसे दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल और नेचुरल गैस का प्रोजेक्ट भी माना जाता है, जिसमें समुद्र के नीचे और जमीन से तेल और प्राकृतिक गैसें निकाली जाती हैं और फिर इसी गैस और कच्चे तेल को रशिया दूसरे देशों को बेचता है, जिस पर बाद में यही अमेरिका हंगामा खड़ा करता है। अब खुद सोचिए, अगर ये पाखंड नहीं है तो क्या है? कंपनी तुम्हारी, तेल तुम निकालते हो, फिर जब आगे बिक जाता है किसी और देश को बेचता है तो जिस देश ने खरीदा वो तेल, वो देश मुजरिम बन जाता है। अमेरिका की कंपनियां रशिया में जाकर कच्चा तेल गैस निकाल रही हैं और जब रशिया इसी कच्चे तेल और गैस को बेचता है तो इसे उसके मुनाफे में कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन जो देश ये कच्चा तेल और गैस खरीदते हैं वो दोषी हो जाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की नजर में मुजरिम हो जाते हैं और तेल आपकी ही कंपनी वहां पर लगा रही है। और उसी कंपनी के लिए अलास्का में ये शांति कितना हो रहा था पता नहीं, लेकिन पीछे पीछे ये डील चल रहा था, डील की तैयारी हो रही थी। और ये कोई और नहीं, रॉयटर्स यानी विदेशी एजेंसी की ही खबर है। अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये प्रस्ताव भी रखा था कि वो रशिया से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स यानी परमाणु आइस ब्रेकर जहाज खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन रशिया इस पर सहमत नहीं हुआ। और इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन को लेकर यह शांति वार्ता कितनी खोखली है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक सामने बात कुछ और कही जा रही थी और पीछे कुछ और कहा जा रहा था। खुद ट्रंप पुतिन से मिलकर उन्हें ट्रेड डील का गुलाब देना चाहते हैं और सवाल यही है कि एक तरफ आप तो डील कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक देश पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये कहकर
कि भाई तुम तो उससे डील कर चुके हो। आजकल राष्ट्रपति ट्रंप जिन लोगों से घिरे रहते हैं ना, वो 24 घंटे सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, मतलब अद्भुत है ये वीडियो, जो व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक का वीडियो है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति कायम करने और मानवीय पहल में बड़ा योगदान दिया। उनकी ख्वाहिश है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार जरूर दिया जाए। मतलब आप सुनिए, इसको सुनिए जरा। छोड़िए इस पर क्या बोलना है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका देश से हमें डील करनी है, ट्रेड डील करनी है, आने वाले वक्त में हो सकता है मामला एक देश दूसरे देश के साथ सलटा ले, लेकिन जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है और ये वो आईना है जिसमें वो देखने को तैयार नहीं है। सोचिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप दिन रात अपनी इतनी तारीफ सुनेंगे तो उन्हें क्यों नहीं लगेगा कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार हैं। वही दुनिया के मसीहा हैं, वही पूरी दुनिया में युद्ध रुकवा रहे हैं, शांति करा रहे हैं, और क्यों उन्हें अपने बारे में गलत फहमियां नहीं होंगी। इस बात को आप उनके आज के ही एक बयान से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी और उन्हें यह कहा था कि वो दोनों देशों पर ऐसा भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे कि उनका सिर चकरा जाएगा, और कहते हैं कि अगले 5 घंटों में दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत होंगे। सुनिए पहले। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. दो देशों के रिश्ते का एक मजाक बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहां पर जो उनकी पढ़ाई करने वाले थे बीच बीच में इस बात पर हंस भी रहे थे कि भारत पर इतना टैरिफ लगा देंगे कि सिर चकरा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का पूरा लबोलुआब क्या था? प्रधानमंत्री मोदी उनकी टैरिफ की धमकी से डर गए थे। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने टेरिफिक मैन, उनकी प्रशंसा की, लेकिन बाद में फिर वो कहने लगे कि इस मुद्दे पर हमने धमका दिया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि टैरिफ का डर दिखाया और टैरिफ से मोदी डर गए और इसीलिए भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब टैरिफ के डर से भारत ने सीज फायर किया तो हमने अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील क्यों नहीं की? तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ही ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। आज अमेरिका भारत पर सबसे ज्यादा, अगर आप देखें तो अमेरिका भारत पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। जब सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है तो राष्ट्रपति ट्रंप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर यह युद्ध रुकवाया और हम उस टैरिफ के डर से हमने युद्ध रोक दिया, सीज फायर कर लिया? राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही झूठ में पूरी तरह से फंस गए हैं। ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर का श्रेय इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस युद्ध के आधार पर नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता था। शायद वो ये उम्मीद रखते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश में उनके लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत कर देता तो उनके लिए ये बहुत मजबूत पिचिंग होती। अब देखिए, ये अकेला एक ऐसा युद्ध था भारत और पाकिस्तान का जिसमें दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे और ऐसे में इस युद्ध से वैश्विक शांति को खतरा हो सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो बाकी युद्ध को छोड़कर इस युद्ध का श्रेय किसी तरह से लेना चाहते हैं, फिर भले उन्हें इसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी छवि एक शांति दूत की बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो अपने फैसलों को पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, अपने हिसाब से हिंसा को भी शांति का नाम देना चाहते हैं। अलग अलग डील करते हैं, अलग अलग तरीके से देशों को विक्टिमाइज करते हैं। वेनेजुएला इसका सबसे ताजा उदाहरण है।
इस हफ्ते ड्रग्स की तस्करी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की सीमा पर 3 युद्धपोत भेज दिए, जिसके बाद से वेनेजुएला अब युद्ध की तैयारी कर रहा है और वहां लोग सेना की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए सीमा पर जाने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ सीमा पर 15,000 जवानों को भी तैनात कर दिया है, जिससे यह आशंका है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध के हालात बन सकते हैं और अब इसमें चीन की भी एंट्री हो सकती है। वेनेजुएला ने चीन से मदद मांगी है और चाइना ने भी कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला बॉर्डर पर जहाजों को भेजा है वो उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। सोचिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप वाकई में शांति चाहते हैं तो वेनेजुएला में युद्धपोत कैसे भेज देते हैं? यूक्रेन इजराइल को हथियारों की सप्लाई क्यों करते हैं? आपको इसी सवाल के साथ छोड़ देते हैं। हम देश पर मॉनसून के कहर की अब बात करने वाले हैं। इस वक्त पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, फिर उफनती गरजती नदियां यहां निकलकर मैदानी इलाकों में सबको डुबोने पर आतुर हो गई हैं। देश के 10 से ज्यादा जो राज्य है वो जबरदस्त बारिश, बाढ़ या फ्लैश फ्लड की चपेट में है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, असम सब शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। हजारों लोग गर्मियों या सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि काश पहाड़ों पर ही एक घर होता तो कितना अच्छा होता। सर्दियों गर्मियों में जिन पहाड़ों पर खूबसूरत वादियां दिखती हैं, मानसून में वही पहाड़ बर्बादी का भयंकर मंजर इस बार दिखा पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि लगभग 1-2 दशक में ये सबसे ज्यादा बारिश, बाढ़ और उसके विकराल रूप की तस्वीर हिंदुस्तान देख रहा है। इस बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश और इसके बाद आए फ्लैश फ्लड ने बड़ी तबाही मचाई है। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और यहां आपको बारिश से जो तबाही आई है वो जरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ बारिश से जम्मू कश्मीर में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये तस्वीरें देखिए वहां पर क्या स्थिति बनती हुई चली जा रही है। बारिश से जो तबाही की तस्वीरें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। यहाँ 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने। मौसम विभाग कह रहा है कि 24 घंटे में जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, 380 मिलीमीटर। इससे पहले ये साल 1910 में 24 घंटे के अंदर 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो उससे जाहिर तौर पर काफी कम था। पिछली बार 270 था 1910 में और इस बार 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज है और ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार था। जम्मू में अगस्त महीने में औसतन 403 मिलीमीटर बारिश होती है। आप सोचिए कि 380 मिलीमीटर बारिश तो एक ही दिन में हो गई है। पूरे बारिश के मौसम में जितना होता है उससे थोड़ा कम एक दिन में हो गया है। इस बारिश के बाद डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, यहां से नदियों के उफान और तबाही की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन ने श्रद्धालुओं को डरा दिया है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको जरा जम्मू की दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से जो हाहाकार मचा हुआ है, ये देखिए। घरों में तो पानी घुसा ही है, लेकिन मकान बहते हुए दिखाई दे रहे हैं कई जगहों पर। और ये विकराल रूप पानी का जहां जहां पर जिन इलाकों में जा रहा है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। बहरहाल, अब हिमाचल की बात करते हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से नदियों में अचानक पानी आ गया, जिससे इसका बहाव इतना तेज हो गया है कि वो अपने किनारों को चीरकर आगे बढ़ने लगी। ये तस्वीर देखिए, विकराल खतरनाक रूप। और ये देखिए पूरा का पूरा आप देख रहे हैं दुकान लाइव ढहते हुए बारिश में। गजब वहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अब जैसे जैसे ये नदियां आसपास की जो उनके किनारों पर जो कुछ है उसको चीरते हुए आगे ले जा रही हैं। हिमाचल को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले जो कई सारे हाईवेज हैं उनको बंद करना पड़ा है। कुल्लू, मनाली में हाहाकार मचा है। नदियों पर बने कई पुल टूट गए हैं। तेज बहाव की वजह से किनारों पर बने मकान, दुकान, रेस्टोरेंट नदी में समा चुके हैं। सड़क किनारे जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां नदियों के मुहाने पर खड़ी की थी, वो गाड़ियां भी नदी में समा गई हैं। ये देखिए, मतलब सड़कें कटती जा रही हैं, गाड़ियां बह रही हैं, घर बह रहे हैं। नदियां ने किनारों को पूरी तरह से लीलती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये देखिएगा, ये वाली तस्वीर।
मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। सब कुछ जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, टूट रहा है। 5 नदियों वाले पंजाब में भी नदियां उफान पर है। पंजाब के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। रावी हो, व्यास हो, सतलज हो, चेनाब हो, झेलम, सभी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। अचानक भारी मात्रा में पहाड़ों से आए बारिश के पानी ने लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया है। स्थिति यह है कि एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों के जवानों को हेलीकॉप्टर और नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। पहाड़ों पर सब कुछ मिटाने पर तुली उफनती नदियां जब मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं तो सब कुछ डुबोने पर उतारू हो गई। हम आपको देश भर से बारिश, बाढ़, बर्बादी की भयानक तस्वीरों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हिंदू पौराणिक गाथाओं में जिस जल प्रलय का जिक्र किया जाता है, शायद पहाड़ों से आ रही ये तस्वीरें देखकर लगता है ये वही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बारिश का पानी नदियों में मिलकर उसे सब कुछ तबाह करने के लिए उकसा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य तेज बारिश और फ्लैश फ्लड से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें कुदरत का ऐसा रूप दिखा रही हैं जिसके आगे शक्तिशाली इंसान भी तिनके के बराबर है। डोडा ही नहीं, किश्तवाड़ में भी बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। नदियों के किनारे बसे करीब 3,500 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर ले जाया गया है। रुको। यहाँ पर जो तवी नदी के तट पर ये कुछ मकान हैं, आप देख सकते हैं कि इन मकानों को कितनी क्षति पहुंची है। कई मकान तो कल बह गए बाढ़ के पानी में और इसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ तबाही का मंजर। पूरा मकान जो है पूरी तरह से ढह चुका है। ये लेंटर है मकान का, मकान की छत है, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है ये मकान। हिमाचल प्रदेश में उफनती नदियां उन इंसानों को चुनौती दे रही हैं जो बड़े बड़े बांध बनाकर उनका बहाव रोकने का दम भरते हैं। जो लोग कल इन नदियों के बहाव की मध्यम आवाजें सुनकर खुश होते थे, आज वो लोग इन नदियों के रूप, रंग और शोर सुनकर सहमे हुए हैं। कुल्लू और मनाली में स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ के कई पुल, दुकान और मकान टूटकर नदी के तेज बहाव में बह गए। हम ये बोलेंगे कि चाहे वो बाजार है, चाहे वो गांव है, चाहे कहीं में कोई आदमी सो नहीं रहा है रात को। सबको डर है कहीं हमारा घर ना टूट जाए, कहीं हमारी सड़क ना टूट जाए, कहीं हमारी गाड़ी ना बह जाए, कहीं हमारे पशुधन को नुकसान ना हो। तो इस तरह का कुछ चला हुआ है। डर तो हर जगह, हर कोने में है। देखिए, मुझे भी यहाँ पर दुकानदारी करते हुए 15 से 16 साल हो गए हैं, पर मैं इस तरह का जल स्तर मैं 15-16 साल में पहली बार देख रहा हूँ। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क का क्या हाल है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त जिस बहाव के साथ नदी बह रही है, उसे देखकर कोई भी यहाँ से नहीं गुजरना चाहेगा। अटल टनल से होकर जाने वाले सभी यात्रियों को सावधान कर दें कि ये तस्वीरें उसी हाईवे की हैं, जिससे कुछ दूरी पर अटल टनल है। यहाँ से गुजरना खतरा मोल लेने जैसा है। पहाड़ों से होकर जब बारिश का पानी नदियों में पहुंचा तो पंजाब के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। बांधों पर क्षमता से अधिक पानी इकट्ठा होने लगा तो उन्हें छोड़ा गया, जिससे पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिलका में बाढ़ आ गई।
गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा छात्र और शिक्षक फंस गए। यहाँ करीब 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों को भेजा गया। पठानकोट में सेना ने एक जर्जर बिल्डिंग से 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। इसकी जो तस्वीर सामने आई है वो काफी डरावनी है। दरअसल जिस बिल्डिंग से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया था वो कुछ ही देर बाद गिर गई। बस्तर में बेहिसाब बारिश से आई बाढ़ की इस तस्वीर ने दुनिया को बता दिया कि कुदरत जब अपनी पर आती है तो इंसान की कोई बिसात नहीं रह जाती। बस्तर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक व्यक्ति तेज बहाव से बचने के लिए पेड़ को पकड़कर खड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक अभी राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश अभी और होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इस रिपोर्ट में जो स्थिति हमने आपको दिखाई है वो इसलिए बनी है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में अगस्त महीने में पूरे उत्तर भारत में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार उत्तर भारतीय राज्यों में सामान्य से 21% ज्यादा बारिश हुई है और पिछली बार अगस्त में इतनी बारिश साल 2013 में हुई थी। मौसम विभाग बारिश को 24 घंटे में हुई बारिश की मात्रा के हिसाब से 9 श्रेणियों में बांटता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अगस्त महीने के 25 दिनों के अंदर ही उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश की 21 घटनाएं हुई हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50% ज्यादा हैं। इस बार जो तबाही दिख रही है उसका एक बड़ा कारण क्या है? बादल फटना। तमाम घटनाएं जो पहाड़ों में हो रही हैं, कई जगहों पर डोडा से भी खबर आई बादल। उत्तराखंड में इससे पहले आपने देखा जब किसी क्षेत्र में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तब उसे बादल फटना कहते हैं। इस बार अगस्त में ही 3 पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की वजह से 5 से ज्यादा घटनाएं घट चुकी हैं। इसमें उत्तराखंड के धराली और थराली, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ, डोडा, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, ये सभी जगहें शामिल हैं। बादल फटने की वजह से बड़ी मात्रा में बारिश होती है जिससे फ्लैश फ्लड आ जाता है। इससे हालात बहुत तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं और फिर ये जो पहाड़ से बहुत तेजी से ऊंचाई से नीचे बारिश मलबा लेकर आता है वो अगर उस इलाके में पहुंच गया तो समझिए सिर्फ और तबाही, विनाश। क्योंकि सब कुछ जहां पर है या तो साथ में बह जाता है या वहीं पर दब के रह जाता है। बारिश की वजह से हुई तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कटरा से आई है। वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास कल दोपहर में लैंडस्लाइड हो गया और इसकी वजह से अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर, मलबा सब गिरने लगा, जिसमें कई लोग दब गए थे। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। श्राइन बोर्ड ने सेना की मदद से घायल श्रद्धालुओं को कटरा के अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस हादसे के बाद वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है, इसीलिए श्राइन बोर्ड ज्यादा सावधानी बरत रहा है। अब आपको बिहार की पॉलिटिक्स में जरा लेकर चलते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बताएंगे, जिसमें 2 नए नेताओं का नाम शामिल हुआ है। इनमें पहले नेता का नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और दूसरे नेता का नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने दक्षिण भारत के नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे भाषा और बिहारी गौरव से जोड़कर कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस यात्रा में दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ एमके स्टालिन और कनिमोई भी शामिल हुए। इसमें एक दिन पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी को स्टालिन और रेवंत रेड्डी ही मिले थे? एक तरफ रेवंत रेड्डी हैं जो बिहार और बिहारियों के डीएनए पर ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अंदर एक बिहारी डीएनए है जो तेलंगाना के डीएनए जैसी क्वालिटी वाला नहीं है। इस तरह उन्होंने बिहार और बिहारियों का अपमान किया था। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन,
जो कभी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग बताते हैं, कभी हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन तो सनातन धर्म को ही डेंगू मलेरिया जैसा बता देते हैं और इसे कोरोना की तरह खत्म करने की बात करते हैं। स्टालिन की पार्टी के ही नेता दयानिधि मारन ने बिहारियों को तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने वाला कहा था। ऐसे नेताओं का राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में स्वागत कर रहे हैं, जो बिहार और बिहारी अस्मिता का कई बार अपमान कर चुके हैं। अब इसके पहले पीछे की स्ट्रैटेजी भी नहीं समझ में आ रही कि जिन लोगों ने बिहार का अपमान किया, उनको आप बिहार में आखिर लाकर साबित क्या करना चाहते हैं? जैसे वो मीम चलता है ना कि कहना क्या चाहते हो भाई। सोचिए, बिहार का अपमान करने वाले लोग राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा में घूम रहे होंगे तो बिहार के लोगों को कैसा लगेगा? बिहार में बीजेपी और प्रशांत किशोर इसे मुद्दा बना रहे हैं। गया जी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों के अपमान का जिक्र किया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा बनाया था और वही लोग अब वहां पर आकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर इस खबर पर कितना असर होता है, बिहार के लोग क्या मन बनाते हैं, वही अल्टीमेट फैसला होगा। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है और इस मौके पर जब देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान गणेश का स्वागत किया जा रहा है, गणपति जी की स्थापना की जा रही है, उनकी आगमन यात्रा निकाली जा रही है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विघ्नहर्ता के स्वागत में विघ्न डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत में कितने हर्षोल्लास के साथ बप्पा के स्वागत की तैयारियां आज की गई और स्वागत किया गया। लेकिन कुछ लोग इसके पीछे भी साजिश रचते हैं। ऐसी एक घटना गुजरात के वडोदरा की है, जहां उनकी आगमन यात्रा पर कुछ अराजक तत्वों ने अंडे फेंके। ये घटना देर रात 3 बजे हुई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, माहौल शांत कराया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश वहां पर आ गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि जिसने भी अंडे फेंक कर वहां माहौल बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ा जा सके। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। वडोदरा के इस क्षेत्र में हर साल आगमन यात्रा ऐसे ही निकाली जाती है, लेकिन इस बार कुछ असामाजिक तत्वों ने गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंक कर तनाव भड़काने की कोशिश की। पुलिस को ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, इनके चेहरे समाज के सामने बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि जो लोग शांति, सद्भाव और आस्था को चोट पहुंचाकर समाज को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक हैं। रात को 3 बजे के आसपास विमल पार्क युवक मंडल गणपति सवारी के ऊपर डंडे फेंकने का बना। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस स्थल पर पहुंच गई। आपको बताते चले कि आज तक इंडिया टुडे ग्रुप हर साल 2 बार लोगों के बीच जाकर ये सर्वे करता है कि अगर आज हो चुनाव तो देश में किसकी बनेगी सरकार। देश का मिजाज यानी मूड ऑफ द नेशन आज तक पर कल शाम 5 बजे से लगातार